नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो बस अपने एग्जाम में अब लास्ट 45 डेज रह गए हैं और इस वीडियो में बने रहना। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे सर अपने साथ अभी क्या हो रहा है, हमको क्या करना चाहिए, इस टाइम पे हमारा कितना रिवीजन हो जाना चाहिए, अगर नहीं हो पाया उतना रिवीजन तो हमको क्या करना चाहिए अगले स्टेप्स में अपनों को, और किस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना चाहिए। उन सब बातों का अपन डिस्कशन यहाँ करने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहना। और क्योंकि ये है ना, टाइम वेस्ट नहीं है, ये टाइम इन्वेस्ट है। जैसे ही आपका दिमाग खुलेगा ना कि इतने दिन बचा है, इतना कोर्स बाकी है, इस प्रकार से मेरे को करना चाहिए था, इस प्रकार से मैंने किया है, अभी मेरे को क्या करना चाहिए, ये सब जानने के बाद, ये स्ट्रेटेजी बनने के बाद आप अच्छे से अपना काम कर पाओगे आगे। तो चलो, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अपने पास कितने दिनों का टाइम बाकी है। ओनली 45 डेज लेफ्ट। अपने पास मात्र 45 डेज ही बाकी है। इन 45 डेज में अपन को क्या क्या करना है मैं बताऊं आपको। अपन को करना है रिवीजन, अपन को लिखना है मॉक टेस्ट, अपन को करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, जितनी बार अपन कर सके। तो देखो, रिवीजन में है ना, मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। इसमें बहुत अच्छा फॉर्मूला चलता है, वो है आपका सर 70-30 का। सर ये 70-30 क्या है, सुनना मेरी बात को। 70-30 क्या है ना, अभी है ना, आप कोई भी सब्जेक्ट पकड़ लो, आप कोई भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करते हो, लेट से आप करते हो डायरेक्ट टेक्स्ट का, आपका सीए इंटर में या सीए फाइनल में आपका सब्जेक्ट है डायरेक्ट टेक्स्ट। ठीक है, सीए इंटर में 50 मार्क का है और सीए फाइनल में आपका 100 मार्क का है। ठीक है, अभी अपन स्पेसिफिकली सीए इंटर का बात करते हैं एक बार। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, 50 मार्क का है। ठीक है, 50 में से अगर इसको अपन 70-30 के रेशियो में बांट दें तो 35 मार्क और 15 मार्क बनता है। डन। और सर इस 50 में से 35 का अपना डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आता है और 15 मार्क का आपका एमसीक्यू पोर्शन आता है। डन। अब मेरी बात सुनना, सर ये 70-30 ये वाला कौन सा है? ये वाला 70-30 है आपका कि ऐसे चैप्टर जो पिछले 5-6 अटेम्प्ट में लगातार 70% पोर्शन के लिए पूछे जा रहे हैं, मतलब एग्जामिनेशन में 35 मार्क का पूछा जा रहा है वहां से। उन चैप्टर को आपको बार बार करना है। मतलब कैसे सर? लगता है अब अपना कुछ नहीं हो सकता, अपने पास टाइम नहीं है, तो इन 70% को एकदम अच्छे से करना है अपन को, बार बार करना है। समझ रहे हो? बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, इनको अपन को बार 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 करते चले जाना है। और सर अगर 30% आपका एक बार भी हुआ और आपने 70% को 3 से 4 बार कर लिया ना, तो इस 70% पोर्शन में से 100% मान के चलो आपको 80% आएगा। अगर अपन टेक्स्ट का बात करें तो 35 मार्क का आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन और 35 मार्क का आपका 70% बनता है। अगर 35 में से अगर आपको 80% आया तो आपको मार्क आएगा 28 मार्क आएगा आपको डायरेक्ट टेक्स्ट में। फिर वही आईडीटी की बात करें तो आईडीटी में आपने 70% अच्छे से करा तो वहां पे आपका 28 मार्क आएगा। आई थिंक 56 मार्क होता है ना अपना, 56 मार्क अपन को अच्छे से आएगा। समझ रहे हो? तो 56 नंबर अपना पक्का हो जाता है, अपन 70 मार्क का एकदम अच्छे से करके जा रहे हैं। और अब मेरी बात सुनना, ये जो 30 मार्क इसको अपन एक के 2 बार पढ़ा है, तो इसमें से अगर 10 मार्क भी आ गए अपने पास तो अपने मार्क्स होते हैं 66 मार्क्स। समझ रहे हो ना? 70-30 का रेशियो बहुत जोरदार काम करता है और मैंने अपने एग्जाम में यही अप्लाई किया था और मेरे आज तक कभी मैं फेल नहीं हुआ, मैं निकल गया। समझ रहे हो? 70-30 का रेशियो इज द बेस्ट रेशियो। अगर आपका प्रिपरेशन एकदम अच्छे से नहीं हो रखा है अभी, अभी से आप क्या करो ना, फटाफट से चैप्टर को छांटना शुरू कर दो कि ये चैप्टर हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये चैप्टर इतने मार्क्स का आता है, तो एक एग्रीगेट बन जाएगा 5-6 अटेम्प्ट का पेपर देखने से कि भाई ये 70% यहाँ से आता है और 30% यहाँ से आता है। तो 70% वाले पे ज़्यादा फोकस करो, उसको ज़्यादा रिविजन करो, और 30% वाले का कंपेरेटिवली कम रिविजन करो। अगर टाइम नहीं है तो उसके बाद छोड़ दो। चलो, ये होती है बेस्ट स्ट्रेटेजी। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर हमारा रिवीजन 1-2 बार हो चुका है,
तो उनको फिर कुछ भी छोड़ने का जरूरत नहीं है, उनको बस प्रायोरिटी डिसाइड करने का जरूरत है कि भाई ये चैप्टर्स अच्छे मार्क के पूछे जाते हैं तो इनको प्रायोरिटी पे करूंगा, ये चैप्टर थोड़े कम मार्क के पूछे जाते हैं इनको मैं बाद में करूंगा, या फिर अभी जो मैं रिवीजन लगाऊंगा ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हर सब्जेक्ट में 3 रिवीजन लगा लूंगा, तो जो प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स है ना उनका तो रिवीजन लगाऊंगा 4 बार, और जो लेस प्रायोरिटी वाले चैप्टर है उनका 1 या 2 बार में रिवीजन लगा लूंगा, सिंपल। और सर सेकंड चीज बच्चे गलती करते हैं थ्योरी सब्जेक्ट में, वो सर एग्जाम में ही जाके क्वेश्चन को देखते हैं, एग्जाम में ही जाके कॉन्सेप्ट लिखते हैं। आपको एग्जाम से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, रिटर्न प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपका रिटर्न प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़ाएगा या फिर पीछे खींच लेगा। अगर आपने रिटर्न प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करा, 100% बता रहा हूँ आपका बहुत मुश्किल है होना। हाँ 1% हो सकता है कुछ चांस लग जाए आपका, बट 99% आपका रिजल्ट फेल ही आने वाला है अगर आपने रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करा तो। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको लिख के आंसर को सोल्व करना ही पड़ेगा अपने लॉ के एग्जाम के लिए, अपने ऑडिट के एग्जाम के लिए। सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या करें सर? देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में है ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हर चैप्टर में से 4 से 5 क्वेश्चन आप पकड़ लो जिनमें लगभग सारे कॉन्सेप्ट हो रहे हैं अपने, उनको आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, उसको आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। और बाकी वाले जो क्वेश्चन है ना उनको आप फटाफट से ऑडिट भी कर सकते हो, फटाफट से देख लिया ऊपर ऊपर से काम हो गया अपना, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको एटलीस्ट हर चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन लिख के सॉल्व करना है, और एग्जाम से एक दिन पहले एटलीस्ट हर चैप्टर का 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको लिख के प्रैक्टिस करना ही है, इसके बिना आपका काम नहीं बनेगा। चलो यहां तक समझे सर? यस सर। अभी मैं बात करता हूं, अपने पास 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, मैं अभी ग्रुप के हिसाब से नहीं बांट रहा ना, अपने पास 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, एक जिनका रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा इन द सेंस उनका 1 या 2 रिवीजन हो चुका है, और दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं जिनका अभी फर्स्ट रिवीजन भी नहीं हुआ है। समझ रहे हो? पहली कैटेगरी वो है जिनका 1 या 2 रिवीजन हो चुका है, और सेकंड कैटेगरी वो वाली है जिनका अभी तक फर्स्ट रिवीजन भी अच्छे से नहीं हुआ है। देखो ये वाले बच्चे तो अच्छा परफॉर्म कर ही लेंगे, 100% है, उनका 1-2 रिवीजन हो चुका है, अच्छे से कर लेंगे। इनको बस क्या करना ना, अपना प्रायोरिटी डिसाइड करने का जरूरत है कि सर ये चैप्टर्स एग्जाम में 70-80% पूछते हैं और ये चैप्टर 20% आते हैं, तो इनका मेरे को ज्यादा रिवीजन करना है, इनको मेरे को थोड़ा सा कम रिवीजन करना है, क्योंकि अपने को अल्टीमेटली एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होना है। तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करने का जरूरत है। और जो ये वाले बच्चे हैं ना, इनको मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि ओनली 70-75% पोर्शन ही करके जाओ, बाकी वाले को आप छोड़ दो। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर आपने ये भी अच्छे से कर लिया ना, इसमें से 55 और 58 मार्क्स आप ला सकते हो आराम से, अगर आपने अच्छे से करा तो। और सर क्या थ्योरी सब्जेक्ट में भी ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हो। थ्योरी में भी अगर आपने 75% कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने ऑडिट 75% कर लिया, तो 75 में से 50-55 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अपन 12th में बिजनेस स्टडीज में भी लाते ही ना, सेम टू सेम वो वाला कॉन्सेप्ट है। और पीछे जो 25 नंबर बचेंगे ना, जिसका आपने सिलेबस अच्छे से नहीं करा है, उसमें से अगर आपने कुछ लिखा ना वहाँ पे एग्जाम में, तो आपको 3-4 मार्क तो मिल ही जाएगा, तो आप एग्जामिशन आराम से ला सकते हो, पता है। तो ये वाली स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हो। और सच ही बता रहा हूँ, जिनका अभी तक एक रिवीजन भी नहीं हुआ है अच्छे से, उनको यही फॉलो करना चाहिए। उनको ओनली 75% सिलेबस ही अच्छे से करके उसको बार बार करके जाना चाहिए, 25% को एक बार आपको छोड़ ही देना चाहिए। मैं आपको ये सलाह दूंगा। और जिनका 1-2 रिवीजन हो चुका है ना, उनको अपना यही करना चाहिए, प्रायोरिटी डिसाइड करो कि पहले वाले कौन से चैप्टर करने हैं, उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो बच गए हैं चैप्टर, उनका कितनी बार रिवीजन लगाना है, मेरे को 1 बार लगाना है या फिर 2 बार लगाना है, वो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है सर? अभी अपने पास 2 टाइप के बच्चे ग्रुप वाइज होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ओनली फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं या फिर ओनली सेकंड ग्रुप दे रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपना बोथ ग्रुप दे रहे हैं। अब इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कुछ सब्जेक्ट में एग्जामिशन हो और कुछ सब्जेक्ट उनको वापस देने हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी डिसाइड कर लेना, दोनों में से कौन से वाले में हो आप, ठीक है। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, कोई भी ग्रुप दे रहे हो, चाहे आप फर्स्ट दे रहे हो चाहे सेकंड दे रहे हो,
अगर आप सिंगल ग्रुप का एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास अभी 3 सब्जेक्ट हैं। अब कुछ बच्चों के पास 2 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं जिनका एग्जामिशन आ रखा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं पढ़ने के लिए तो अभी आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, मेरी बात सुनो। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो आपके पास एडवांस अकाउंट्स, सेकंड आपके पास है लो, और थर्ड आपके पास सब्जेक्ट है उसका नाम है टैक्स। आपके पास 45 डेज है। अगर अपन बात करें तो 15 दिन एक सब्जेक्ट के लिए। इस 15 दिन में कम से कम आपको 2 रिवीजन लगाना है, और सेकेंडली आपको सर मॉक टेस्ट लिखना है। और मैं बताऊं आपके लिए सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया, कुछ ना कुछ आपने किया होगा। चाहे आपने एडवांस अकाउंट्स पढ़ा होगा, चाहे आपने लो पढ़ा होगा, चाहे आपने टैक्स पढ़ा होगा, पर आपने कुछ ना कुछ करा है। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका 1-2 रिवीजन हो चुका होगा, कुछ बच्चे जिनका 1 रिवीजन भी नहीं हुआ होगा, कोई इशू नहीं है उसमें। बट अपने पास अभी सफिशिएंट टाइम है। अगर अपन एक ग्रुप लिख रहे हैं, अगर अपन सेकंड ग्रुप लिख रहे हैं, तो वहां पे अपने कौन कौन सब्जेक्ट है, वहां अपने आएंगे, फर्स्ट अपना आएगा कॉस्टिंग, ऑडिट, और अपना एफएमएसएम। इनके लिए भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, समझ रहे हो। देखो अगर अपन फर्स्ट ग्रुप का बात करें ना, तो ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और इसमें भी बात करें ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सर सेकंड बात करें ये आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये भी आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। थर्ड अगर अपन बात करें ये प्रैक्टिकल मिक्स थ्योरी सब्जेक्ट है, बट मोस्टली आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि आपको यहाँ पे केस स्टडीज दी जाएगी कि भाई इस बंदे ने इतना इतना कमाया है, बताओ कितना टैक्स लगेगा। यहाँ पे डायरेक्टली थ्योरी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो ये भी आपका क्या सर, प्रैक्टिकल मिक्स थ्योरी सब्जेक्ट है। क्यों सर, एफएम आपका प्योरली प्रैक्टिकल है, एसएम आपका थ्योरी है। तो सेकंड ग्रुप आपका ज्यादा थ्योरेटिकल है कंपेयर टू ग्रुप 1, अगर एसएम की बात करें तो भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। और मैं बताऊँ ना, मैं आपको एक एडवाइस आराम से देना जरूर देना चाहूँगा, आराम से भी देना चाहूँगा, जरूर भी देना चाहूँगा कि सर आपको मॉक टेस्ट लिखना ही लिखना है। ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का एक मॉक टेस्ट तो आपको लिखना ही है, उसके बिना एग्जाम देने मत जाना प्लीज़। आपके पास 45 डेज है, 100% मेरी बात को मान लेना, आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक मॉक टेस्ट लिखना ही लिखना है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो बोथ ग्रुप का एग्जाम देंगे। उनके लिए 6 सब्जेक्ट, ये जो अपने यहाँ पे डिसाइड किए थे अभी सारे, उनको सब सब्जेक्ट देने हैं, एडवांस अकाउंट्स, लो, टैक्स, कॉस्टिंग, ऑडिट, एफएमएसएम, उनको सबका एग्जाम लिखना है। अब इसमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं, कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने पहले भी एग्जाम दिया था, उनका 1-2 सब्जेक्ट में एग्जामिशन भी हो सकता है, और दोनों ग्रुप देने वाले हैं, हो सकता है, कोई इशू नहीं है। बट सर मोस्टली काफ़ी बच्चे होंगे जिनको अपना दोनों ग्रुप के पेपर आपको लिखने रहेंगे, ठीक है। चलो अब सुनना मेरी बात को। अभी आपको क्या करना है, देखो आपके पास 45 डेज है। पहले तो आपको भी ये डिसाइड करना है कि आपको बोथ ग्रुप के साथ ही जाना है या आपको सिंगल ग्रुप के साथ देना है। अगर आपका 1-2 रिवीजन हो चुका है, अगर आपका 1-2 रिवीजन हो चुका है, तब आपको बोथ ग्रुप के साथ जाना चाहिए, ठीक है। आपको 100% बोथ ग्रुप के साथ जाना चाहिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपका एक भी रिवीजन अभी तक अच्छे से नहीं हुआ है, तो प्लीज आपको बोथ ग्रुप की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन सा ग्रुप मेरा अच्छा है। जो ग्रुप आपका स्ट्रॉन्ग है आपको उसी ग्रुप की तरफ जाना चाहिए, एक ग्रुप को आपको अभी अगले अटेम्प्ट के लिए छोड़ देना चाहिए। सर अगर हम बोथ ग्रुप वाले बच्चे हैं और हमको लगता है कि हमारा बोथ ग्रुप नहीं हो पाएगा, तो हमको कौन सा वाला ग्रुप लिखना चाहिए। देखो मेरी तरफ से आपको सजेशन यही रहेगा कि आपको ग्रुप 1 लिखना चाहिए। ग्रुप 1 क्यों बोल रहे हो सर, क्योंकि इसमें आपका एक सब्जेक्ट है उसका नाम है टैक्स, जो कि मई 2027 एंड ऑनवर्ड्स उसमें इनकम टैक्स एक्ट 2025 आपको पढ़ना पड़ेगा। पुराना वाला इनकम टैक्स आपके लिए हट जाएगा। तो आपने तो अभी पुराना वाला पढ़ा है सर, और सर अगर आप अभी एग्जाम ग्रुप 1 का नहीं लिखते हो, आपने जैन में लिखा, और फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैन में भी नहीं हो पाए ना, तो आपको ग्रुप 1 देना तो पड़ेगा ही, पर आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ना पड़ेगा, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अभी आप ग्रुप 1 लिखो। अगर आपका ग्रुप 1 सितंबर में नहीं हो पाता है बाई चांस किसी भी गलती से, तो आपको जनवरी में मौका वापस मिल जाएगा, अदरवाइज आपको फिर मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। सर जिनका ग्रुप 1 में टैक्स में एग्जम्पशन है, ठीक है, तो मैं तो यही बोलूंगा ग्रुप 1 ही लिखो। और ग्रुप 2 आपने फॉर्म तो भर ही दिया होगा, तो सर ग्रुप 2 में ना एक सब्जेक्ट आप पकड़ लो, एक सब्जेक्ट आप
पकड़ लेना कोई भी, जैसे अगर आपने ग्रुप 1 लिख रहे हो तो आपके पास 2 ही सब्जेक्ट है, प्लस एक सब्जेक्ट आप ग्रुप 1 का कोई भी ले लो और उसमें आपको एग्जाम्शन लेके आना है, जिसकी वजह से अगले अटेम्प्ट में आपके पास सिर्फ 2 सब्जेक्ट रहेंगे, आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। तो जो भी चूज करो एकदम वाइसली चूज करना, एकदम बुद्धिमत्ता के साथ आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। अदरवाइज अगर आपने ये चीज़ें अभी नहीं सोची तो बाद में बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्टी आने वाला है। और मैं बताऊँ ना, ये वाला रूल सबसे बढ़िया है, 70-30 वाला। प्रायोरिटी डिसाइड कर लो, ये चैप्टर 70 मार्क्स के आते हैं, 70% के आते हैं, तो इनको मेरे को बहुत अच्छे से करना है, और 30% वालों को मैं एकदम लास्ट में 1 बार या 2 बार देख लूंगा तो भी मेरा काम बन जाएगा। और जिन बच्चों का एक भी रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ अभी तक, तो उनके लिए तो 75% एक तरीके से मान लो यही सब कुछ है। अगर आपने 75% अच्छे से कर लिया तो आपका काम बन जाएगा, अदरवाइज आपका काम फिर मुश्किल से बनेगा। अगर आप पूरा सिलेबस करने का ट्राई करोगे अभी तो आपसे नहीं हो पाएगा। तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा, पिछले 5 अटेम्प्ट का आपको पेपर देखने पड़ेंगे, वहाँ पे जो 70-75 मार्क का पेपर जहाँ से आता है उसको आपको बार बार और अच्छे से करने का ज़रूरत है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। और इसी तरीके की स्ट्रेटेजी और डिस्कशन के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको मेरे साथ जूम मीटिंग पे 1 to 1 बात करनी है तो कमेंट करना, अपन उस जूम मीटिंग डिसाइड कर लेंगे और अपन उस पर बात करेंगे कि अभी आपको आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।